हेलो एवरीवन, आई एम अमरेश सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल एडुशिरियन। आज आपके लिए जो हम वीडियो लाए हैं वो है केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था डिफरेंस क्रिस्टलिन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच। उसके बाद हमारा आज की जो क्लास है, आज की जो लेक्चर है, इसमें हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स as well as I will discuss about all the types of the crystalline solids. Then after I will cover what do we mean by the crystal lattice or a space lattice. After that I will cover the different types of unit cell as well as I will introduce about the unit cell. What is the definition of what do you mean by the unit cell? So first of all जो आपके लिए है वो है क्रिस्टलिन सॉलिड्स के टाइप क्या है। तो ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है हमारा आयोनिक सॉलिड्स, सेकेंड वन है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, थर्ड वन है हमारा कोवैलेंट सॉलिड्स एंड द फोर्थ वन इज मेटालिक सॉलिड्स। तो देखिए आयोनिक सॉलिड्स हम बोलते किसको हैं। आयोनिक सॉलिड्स आपने आयोनिक बॉन्ड क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं। तो आयोनिक सॉलिड्स यहाँ पे भी हमारा जो सॉलिड्स बनेगा वो वहां पे आयोनिक बॉन्ड आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक आयोनिक सॉलिड्स है। अब आयोनिक सॉलिड्स में हमारे क्या होंगे, 2 एटम्स होंगे। आयोनिक बॉन्ड को बनने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो 2 एटम्स होंगे, एक पे पॉजिटिव होनी चाहिए, एक पे निगेटिव होनी चाहिए, तभी हमारा आयोनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे NaCl का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो सोडियम पे क्या होता है हमारा 1 पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे क्या होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यानी दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, जो आयोनिक बॉन्ड बनता है वो दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस होता है। ठीक है, और अगर चार्ज का डिफरेंस है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ दीज फोर्सेस द बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। तो अगर हम आयन का मूवमेंट यहाँ पर बात करें तो आयन का मूवमेंट क्या होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हुए हैं तो हम अगर बात करें कि क्या ये कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो उसके लिए ये कंपलसरी है कि वहां पे मूवमेंट होनी चाहिए। किस चीज की? आयन की। तो आयन कैसे मूव करेंगे? अगर फ्री आयन्स होंगे हमारे पास तभी तो मूव करेंगे। बट इस आयोनिक सॉलिड के केस में हमारे पास फ्री आयंस अवेलेबल नहीं है। कौन से केस में? सॉलिड के केस में। अगर सॉलिड स्टेट में हमारा आयोनिक सॉलिड्स है तो यहां पे हमारे पास फ्री आयन अवेलेबल नहीं है। और अगर फ्री आयन अवेलेबल नहीं है तो ये हमारा सॉलिड स्टेट में क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। बट व्हेन इट इज इन द लिक्विड स्टेट और हम बोले कि इसको हम अगर डिजॉल्व करते हैं वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तब क्या एक कंडक्टर होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे जो आयंस होंगे वो सेपरेट होंगे और फ्री आयंस मिल जाएंगे। और जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कंडक्शन के लिए हमें चाहिए वो क्या चाहिए, फ्री आयंस चाहिए। अगर मूवमेंट हो रहा है हमारा फ्री आयंस का तो वहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा ही होगा। ठीक है, ये तो हमने बात किया आयोनिक सॉलिड्स के कि ये कंडक्टर होगा, और होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अब बात आती है कि आयोनिक सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखिए यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है आयोनिक सॉलिड्स के बीच में, ये क्या एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, यानी मूवमेंट ऑफ आयंस इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो अगर मूवमेंट नहीं है आयंस का तो यहाँ पे अगर हम रूम टेम्परेचर पे भी रखें तो ये हमारा क्या रहेगा, ये सॉलिड्स रहेगा। यानी इसके जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो हाई होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिफिनेशन देना चाहे आयोनिक सॉलिड्स का तो डिफिनेशन क्या होगा कि द सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द आयोनिक बॉन्ड नॉन एज द आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है, अगर आयोनिक सॉलिड्स का हम डिफिनेशन देना चाहें तो हमारा डिफिनेशन ये होगा, द सॉलिड्स in which constituent particle में कुछ भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, हमारे एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे आयोनिक सॉलिड के केस में क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होंगे। ठीक है, in which constituent particles are atoms
एंड फॉर्म थ्रू द, कौन सी बॉन्ड होगी यहां पे, आयोनिक बॉन्ड होगी, थ्रू द आयोनिक बॉन्ड नॉन एज आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है, नॉन एज आयोनिक सॉलिड्स। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा हमारा, इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। तो दिस हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं हमारे, आप ही बताओ। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है मतलब यहां मूवमेंट ऑफ आयंस इज वेरी वेरी लेस, और अगर मूवमेंट नहीं है आयंस का तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा एक बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन कौन से केस में, जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तब। लेकिन अगर हम इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर यही सॉलिड हमारा क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in solid state, while good conductor of electricity, good conductor of electricity in liquid state, ठीक है। ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, आप अगर रेफर करना चाहो तो वहां पे एक क्वेश्चन है कि व्हाई द आयोनिक सॉलिड्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, ठीक है। तो उसका आंसर यही होगा, ठीक है। क्यों? सॉलिड स्टेट में यहां मूवमेंट आयन का नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा क्या है सॉरी, इसलिए हमारा क्या है, बैड कंडक्टर है। जबकि लिक्विड स्टेट में यहां पे मूवमेंट होता है आयन का, इसलिए ये गुड कंडक्टर है। जो एग्जाम्पल है इसके, ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, आप ही बताओ आयनिक बॉन्ड से कौन से कंपाउंड बनते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, K2SO4, यानी जो भी आयनिक बॉन्ड वाले जो कंपाउंड बन रहे हैं, जो सॉलिड्स हैं, वो हमारे क्या है, आयोनिक सॉलिड्स हैं। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का नाम सुनते ही आपके माइंड में आनी चाहिए कि यहाँ पे जो एटम्स होंगे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनमें क्या होता है कि 3 टाइप के बॉन्ड आप बोल सकते हो। एक तो जो कंपाउंड होगा वो पोलर होगा, एक नॉन पोलर होगा और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू रहेगा। यानी इस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में 3 टाइप के हमारे पास सॉलिड्स मिलेंगे, 3 टाइप के अरेंजमेंट रहेगा। एक जो रहेगा वो पोलर का, एक नॉन पोलर का और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। अच्छा आप बताओ कि हमने बोला पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर किसको बोलते हैं, ये भी तो समझ आनी चाहिए। देखिए जहां पे हमारा पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है, जहां पे पोलैरिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर। देखिए कैसे। और नॉन पोलर में, नॉन पोलर हम कंपाउंड किसको बोलते हैं या नॉन पोलर सॉलिड किसको बोलेंगे, अगर कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स सेम हो, इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मीनिंग ये होता है कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट द निगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। तो नॉन पोलर के केस में जो दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे, ये दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, एज इक्वल, यानी ऑलमोस्ट दोनों का सेम होगा। इसलिए यहां पे दोनों सेम फोर्सेस प्रोड्यूस करेंगे एक दूसरे के ऊपर, किसको खींचने के लिए, इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की सेम है। बट इन केस ऑफ पोलर, यहां पे 2 जो मॉलिक्यूल्स होंगे
ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl में क्या है, हमारा क्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट सोडियम क्या है तो लेस है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर एक क्लोरीन अट्रैक्ट किया तो इस पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज। और इस वाले सोडियम पे हमारा चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दो प्रोड्यूस हुई और फिर दोनों बॉन्ड बनाए। यानी ये क्या है, नॉन पोलर है, यहाँ पे पोलरिटी है बट कंप्लीटली नहीं है। CCl4, ठीक है, CCl4 का आपने भी नाम सुना होगा। यहां पे भी एक कंपाउंड हमारा क्या है, आप देखो कार्बन है, उसके अराउंड में क्या है, क्लोरीन है। Cl2, क्लोरीन क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो पोलर और नॉन पोलर आपको समझ आनी चाहिए। लेकिन एक बात और आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, आयोनिक सॉलिड सेम है, नहीं। आयोनिक सॉलिड के केस में जो भी दो एटम्स होंगे इस पे कंप्लीटली पॉजिटिव आयंस होंगे और कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली होगा इस पे और एक जो नेगेटिव वाला एटम्स है उस पे नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली होगा। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसा नहीं है। यहां पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और अगर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या स्ट्रॉन्ग बनेगा आयोनिक बॉन्ड से, नहीं, वो क्या होगा, उससे लेस होगा, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करें कि क्या ये हमारा गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो क्लियर है यहाँ पे कि हमारा आयंस का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। अगर आयंस का मूवमेंट होगा तभी तो ये गुड कंडक्टर होगा। तो अगर Cl2 क्लोरीन क्लोरीन दोनों आपस में है, यहां पे कोई मूवमेंट नहीं है, दोनों का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। और अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आप ही बताओ, अगर ये दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ही नहीं तो क्या हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा। जब तक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है, और किसका हमारा ये जो बॉन्ड है कौन बैड कंडक्टर होगा और कौन गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड का डिफिनेशन देना चाहें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का डिफिनेशन क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड का डिफिनेशन क्या होगा, आप ही बताओ। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। आयोनिक सॉलिड के केस में क्या था, हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स थी, बट यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का डिफिनेशन देना चाहें ठीक है, तो इसमें हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, the solids in which constituent particles are molecule, ठीक है, and formed through the, अभी हम एक यहाँ फोर्स का नाम यूज करेंगे, वांडर वाल फोर्सेस, ठीक है, वांडर वाल्स फोर्सेस, या तो वांडर वाल फोर्सेस के थ्रू होगा या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू भी होगा, ठीक है। अभी हम वांडर वाल फोर्सेस आपको बताएंगे, एक्सेप्ट्रा नॉन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। देखिए वांडर वाल फोर्सेस आपने 11th में भी पढ़ा होगा। वांडर वाल फोर्सेस क्या होता है, ये कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहे हैं, तो अगर ये बहुत ही ज्यादा वीक है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, वांडर वाल फोर्सेस नाम दे देते हैं। यानी वांडर वाल फोर्सेस कहने का मतलब यही हो गया कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रिक फोर्स है, स्ट्रांग नहीं है। क्यों स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे
ये दोनों के ऊपर स्लाइटली, एक के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर क्या है, स्लाइटली निगेटिव चार्ज है। इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड भी है, जो दोनों के बीच जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो भी क्या है, वीक है। इसलिए हमने यूज किया है वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, या तो वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू रहेंगे या हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो क्या होंगे, लेस होंगे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि बॉन्ड भी क्या है, लेस है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं है। और ये हमारा क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा या गुड कंडक्टर, आप ही बताओ। These have low melting and boiling point। क्यों है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। These have less और low melting and boiling point। ये हमारा गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर, आप बताओ जल्दी से। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो बैड कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो एक Cl2 है, ठीक है, तो नॉन पोलर है, CO2 भी है, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो बनेंगे वो आयोनिक सॉलिड्स से, यानी जो आयोनिक सॉलिड्स बन रहा है वहां पे जो बॉन्ड बन रहा है उससे इसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं होगा। ये बॉन्ड इसमें क्या होगा, लेस होगा, स्ट्रॉन्गर लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन जो हमारा आता है वो है कोवैलेंट सॉलिड्स। देखिए, कोवैलेंट सॉलिड्स को हम नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्लियर है, कोवैलेंट सॉलिड्स बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारे एटम्स होंगे ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा। आपको पता है कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगी। आपने देखा होगा कि जो ग्रेफाइट है हमारा और जो डायमंड है, ये दोनों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक कोवैलेंट सॉलिड है। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, मूवमेंट आयंस का नहीं है, तो ये हमारा क्या होंगे, बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी का। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट हमारा क्या है, ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर हम डिफिनेशन देना चाहें किसका, कोवैलेंट सॉलिड्स का, तो डिफिनेशन क्या होगा, किस तरह से बना रहेगा ये हमारा कोवैलेंट सॉलिड्स, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, थर्ड वन, कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स का डिफिनेशन ये होगा कि द सॉलिड्स in which constituent particles are atoms and formed through covalent bond known as कोवैलेंट सॉलिड्स। ठीक है, आप बताओ इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे। दीज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा है आयंस का। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट एक्सेप्शन में क्या है, ग्रेफाइट इज अ
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक एक्सेप्शन में है, ठीक है, आपको याद रखनी है ग्रेफाइट को, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल क्या है, एक तो डायमंड है, डायमंड का आप स्ट्रक्चर देखना चाहोगे, मैं ड्रा करना चाहता हूं अभी थोड़ा सा, ठीक है, और एक ग्रेफाइट ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। देखिए डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, हर एक कार्बन 4 कार्बन से क्या होंगे, घिरे हुए, और जो कॉर्नर वाला होगा वो अगेन एक चेन बना लेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ शेप होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं डायमंड के। और जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट का इस तरह का होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, मैं जनरली आपको बता दे रहा हूं, कभी कभी, ठीक है, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपसे, बट यू शुड नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एज वेल एज डायमंड, ठीक है, इस तरह के होते हैं, और नीचे भी यहां से इस तरह के ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर हम एक पेंसिल है हमारे पास, तो होता क्या है, जब हम पेंसिल को इस तरह से लिखते जाते हैं तो आप देखोगे पेंसिल हमारा क्या होता है, एंड होते जाता है, इसकी जो अंदर की जो ग्रेफाइट वाला पार्ट है वो खत्म होता है। होता क्या है कि ए जब हम लिखते हैं तो ये फर्स्ट लेयर क्या होता है, खत्म हो जाता है, फिर लिखते हैं सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सेवेंथ लेयर, ऐसे ही ए लेयर खत्म होते जाते हैं और एट द एंड हमारा ग्रेफाइट क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा ग्रेफाइट का होता है। बस आपको याद ऐसे रखनी है कि किसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। अगर मूवमेंट नहीं है आयन का तो बैड कंडक्टर होगा, मूवमेंट हो रहा है तो गुड कंडक्टर होगा, ऐसे याद रखनी है आपको, ठीक है। जो नेक्स्ट वन है वो है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th से ही 10th से ही, कि मेटालिक सॉलिड्स गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों है, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस है। अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम जो हमारा एटम्स है, जो एल्युमिनियम, उसके जो भी वाइड्स है वहां पे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, यानी वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है वो हमारा क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका जनरली हाई ही होता है। और इनका प्रॉपर्टी क्या होता है मेटालिक सॉलिड्स का, ये तो 10th में आपने पढ़ा है कि दीज आर द मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम एज अ सीट बना सकते हैं, डक्टाइल, एज अ वायर, है ना। तो मेटालिक सॉलिड्स ज्यादा टफ डिफिनेशन नहीं है, बहुत इजी है। जो टाइप्स है सॉलिड्स के ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो। लेकिन इसके बाद जो हम कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहीं से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बट यहां से कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल एमसीक्यू में पूछ दिया है। जो नेक्स्ट वन है वो है मेटालिक सॉलिड्स। इसमें क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल्स होंगे। द सॉलिड्स in which constituent particles are atoms and formed through the metallic bond known as मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है।
एंड इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, इसलिए हमारा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि दीज हैव फ्री आयंस, दैट्स व्हाई it is a good conductor of electricity. और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, these are malleable, tensile and ductile। ये सब 10th में आपने पढ़ लिया ऑलरेडी, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम है ना, मरकरी है, Au, Ag, सब आपको तो पता है ऑलरेडी। मेन आपको ये याद रखनी है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और कौन गुड कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर और क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि व्हाई द मेटालिक सॉलिड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट। तो आपके पास आंसर यही है कि जब ये सॉलिड स्टेट में होगा मेटालिक सॉलिड्स, तो भी इसके पास फ्री आयंस हैं। जो हमारे एल्युमिनियम है या कोई भी हम मेटल लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं एज अ फ्री आयंस, और अगर फ्री आयंस है, मूवमेंट हो रहा है आयंस का, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो यही रीजन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को आंसर आपको ऐसे ही देना है कि metallic solids have the free ions in the solid state as well as in the liquid state. That's why it is a good conductor of electricity in both state. और जो एक क्वेश्चन ये था कि ionic solids are good conductor of electricity in liquid state but bad conductor of electricity in solid state. तो आंसर वहां पे क्या है, वहां पे आंसर यही है कि in liquid state these have the free ions. That's why it is a good conductor of electricity. But in case of in solid state these don't have the free ions, that's why these are the bad conductor of electricity in solid state। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर दिया टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ठीक है, फिर से आपको हम एक बार ब्रीफली बता देते हैं। फर्स्ट हमने क्या कवर किया, आयोनिक सॉलिड्स, देन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, देन कोवैलेंट सॉलिड्स, देन मेटालिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स क्या था, वहां पर आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बना था, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर था इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई था। ठीक है, वो हमारा मूवमेंट ऑफ आयंस वहां पे नहीं था, इसलिए वो क्या था, बैड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का सॉलिड स्टेट में, जबकि लिक्विड स्टेट में क्या था, गुड कंडक्टर था। और जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड था वहां पे एटम्स क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे, यानी हमारे जो बॉन्ड बन रहा था किसके किसके बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच, और वहां पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और स्लाइटली निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रही थी, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं था। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं था तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, और वहां पे मूवमेंट ऑफ आयंस भी नहीं थे, इसलिए बैड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट वन क्या था हमारा, कोवैलेंट सॉलिड्स। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू एटम्स अटैच होंगे और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। एग्जाम्पल हमने ग्रेफाइट और डायमंड का लिया था। ग्रेफाइट जबकि एक्सेप्शन में आता है, इसलिए हमारा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटालिक सॉलिड्स हमने कवर कर दिया। यहाँ पे एटम्स मेटालिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं, इनका जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, और इनके पास फ्री आयंस हैं सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी, इसलिए हमारे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब जो हम कवर करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि ये होता क्या है। ठीक है, इसको हम जनरल लाइफ से आज आपको पढ़ाना चाहेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस और व्हाट इज यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस को हम कभी कभी स्पेस लैटिस भी बोलते हैं या ओनली लैटिस भी बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं या आयंस हैं, इनका जो अरेंजमेंट अगर हम 3D स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, 3D कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे है हमारा एटम्स, एक ऐसे है, ठीक है, यानी 3D स्ट्रक्चर में है। तो इस अरेंजमेंट के बाद जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है उसी का नाम क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, जैसे
अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं उसमें हमने क्या यूज किया, ब्रिक्स, है ना। तो ब्रिक्स, ऐसे ब्रिक्स बनते गए, एट द एंड बिल्डिंग हमारा बनता है। तो ब्रिक्स क्या है, और ब्रिक्स को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो ब्रिक्स हमारा यूनिट सेल हुआ, और ब्रिक्स को एक्सपैंड करने से जो 3D स्ट्रक्चर मिल रहा है हमको, उसी का नाम क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। ये हमने जनरल लाइफ से आपको समझाया। तो अगर क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस की बात की जाए तो यही होगा कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और आयंस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम अरेंज कर रहे हैं, तो जो हमारा एक स्ट्रक्चर मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे और स्पेस लैटिस बोलते हैं। यहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनको हम लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जैसे अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, तो इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कॉर्नर पे है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, लैटिस पॉइंट से। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और अगर ये जो लैटिस पॉइंट यहाँ एक एटम्स है, एक यहाँ है, तो इसको एक हम इमेजिनरी लाइन से मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस वाले दोनों एटम्स को इमेजिनरी लाइन से हम मैच कर रहे हैं, तो किस लिए मैच कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक ज्योमेट्रिकल शेप मिले, या तो क्यूब का मिले या क्यूबाइड का मिले। ठीक है, इसलिए उसको हम मैच करते हैं इमेजिनरी लाइन से। ठीक है, अब हमारा जो डिफिनेशन है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस का, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको डिफिनेशन कैसे देनी है वो देख लीजिए। क्रिस्टल लैटिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको डिफिनेशन ऐसे देनी है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in 3 dimensional space। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या हमारा है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ पे हम एटम्स भी बोल सकते हैं या आयंस भी हो सकता है। ठीक है, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। इन स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, पॉइंट से। ठीक है, एंड दीज आर नॉन एज लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि लैटिस पॉइंट हम किसको बोलते हैं। ठीक है, एंड लैटिस पॉइंट आर मैच through the imaginary straight line। सबसे पहले तो आपको समझ आना चाहिए क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस किसको बोलते हैं, और यहां पे जो एटम्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपसे लैटिस पॉइंट बोलेंगे। हम आपको समझाना चाहेंगे फिर से। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ब्रिक्स बन गए, एक ब्रिक्स, ठीक है, 2, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये जो 1 ब्रिक हुआ वो क्या हुआ, यूनिट सेल हुआ।
अब इस यूनिट सेल को अगर हम जोड़ते जा रहे हैं तब जो स्ट्रक्चर मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। ठीक है, और जो इस जो पॉइंट है जहां पे हमारे एटम्स रखे हुए हैं कॉर्नर पे, इस पॉइंट को, ठीक है, इसको हम लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं। यहाँ पे एटम्स है, यहाँ पे एटम्स है, यहाँ पे एटम्स है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं। और ए वाली लाइन, जैसे एक एटम्स यहाँ पर है, एक बॉल, क्रिकेट बॉल यहाँ पर है, एक क्रिकेट बॉल यहाँ पे है, ठीक है, एक क्रिकेट बॉल यहाँ पे है, एक क्रिकेट बॉल यहाँ पे है, तो ये जो लाइन हम मैच कर रहे हैं ना, इसी को हम बोल रहे हैं इमेजिनरी लाइन। क्यों ऐसा हम मैच करते हैं, आखिर रीजन होगा, एक शेप देने के लिए। अगर हमारे पास एक क्रिकेट बॉल यानी एटम्स यहाँ पे है, एक एटम्स यहाँ पे है, एक एटम्स यहाँ पे है, ऐसे, तो हम कैसे जानेंगे कौन सा शेप में अरेंज है? तो हमने इमेजिनरी लाइन से क्या करनी है, मैच करनी है। और मैच करने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो या तो क्यूबॉइड मिलेगा, या क्यूब मिलेगा, या कुछ भी शेप जो भी मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिट सेल। यूनिट सेल अभी हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि आगे जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो यूनिट सेल से ही आने वाले हैं। तो आपको पहले फंडा क्लियर होनी चाहिए कि यूनिट सेल हम बोलते किसको है। ठीक है, सबसे पहले यूनिट सेल आपको समझ में आनी चाहिए। तो यूनिट सेल हम बोलते किसको है वो हम बता रहे हैं। द स्मॉलेस्ट कंप्लीट 3-dimensional part of crystal lattice which form crystal lattice known as यूनिट सेल। ठीक है, नॉन एज यूनिट सेल, यानी जो एक ब्रिक हुआ वो हमारा यूनिट सेल हुआ, और ब्रिक्स को मिला करके जो स्ट्रक्चर बना होगा हमारा क्या हुआ, क्रिस्टल लैटिस हुआ। जो यूनिट सेल है ना, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे एक ब्रिक है हमारा, तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसमें क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, है ना। तो उसी तरह से यहां पे भी आपको देखनी है, अगर ये हमारा एक ब्रिक है यानी यूनिट सेल है, तो इसमें एक ए वाला साइड है, एक ए वाला है, और एक कौन सी साइड है, ये देखो, एक ए साइड जिसको हम ए बोल रहे हैं, ठीक है, ए बी, और एक ए वाला, ठीक है, इधर से हम दिखा दिया आपको। तो यहां पे साइड की अगर हम बात करें, ए बी और ये वाला सी, ठीक है, हमने नाम दे दिया है। अब ये जो एंगल होता है, कि अगर ये भी पूछ सकता है ना कि ये जो साइड्स हैं वो कितने डिग्री पे टिल्ट है, ठीक है, तो अगर यहां से हम लेना चाहें एग्जांपल, एक तो एंगल ए बना, एक ए और एक ए एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, और इसको बोलते हैं गामा। ए बी और सी, ए बी और ए वाला सी, ठीक है, ए बी और सी, ए और इस वाले साइड जिसको हम ए बोल रहे हैं, आप ध्यान से देखो, दूसरी फिगर हम ड्रा कर देते हैं, ठीक है, इसमें क्लियर नहीं है। एक क्यूब बनाओ आप,
बस कुछ नहीं, यहाँ पे हम साइड्स दिखाना चाह रहे हैं और एंगल दिखाना चाह रहे हैं, और कुछ दिखाना यहाँ नहीं है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, और इसको बोलते हैं गामा। ये साइड ए, ये वाला बी और ये वाला सी। ठीक है, आपको याद रखनी है कि साइड ए और बी के बीच वाला एंगल को अल्फा बोलते हैं, बी और सी वाले को बीटा बोलते हैं, और ए और सी वाले को क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। यही दिखाना था हमको इसमें। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कोई भी यूनिट सेल में। यूनिट सेल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 6 पैरामीटर से, यानी यूनिट सेल हैज 6 पैरामीटर्स। ठीक है, मतलब ए, बी और सी इसके साइड्स हो गए, एंड अल्फा, बीटा एंड गामा आर दी एंगल्स। ठीक है, ये हमारे यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स हो गए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए, यूनिट सेल के जनरली 2 टाइप है। एक तो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं या बेसिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में 3 टाइप्स आ जाते हैं, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है। यूनिट सेल आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए किसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है यूनिट सेल किसको बोलते हैं, तो अब आगे कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं वो हम आपको जस्ट बता रहे हैं अभी। अगर कोई एक यूनिट सेल है, सपोज करते हैं ये हमारा एक यूनिट सेल है। ठीक है, अगर इस यूनिट सेल के ओनली कॉर्नर्स पे एटम्स रखे हुए हैं, ओनली कॉर्नर्स पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। पहले हम क्या डिस्कस करने वाले वो चीज आपको बता दे रहे हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, और एक है हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें 3 टाइप्स आ जाएंगे। ठीक है, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और थर्ड वन क्या है हमारा, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, एक तो प्रिमिटिव हो गया, एक नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो प्रिमिटिव किसको बोलते हैं पहले हम अच्छे से समझा लेते हैं आपको। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा कि एटम्स ओनली कहां होंगे, कॉर्नर्स पे। ठीक है, अगर कोई यूनिट सेल में ओनली कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल और बेसिक यूनिट सेल। अगर कॉर्नर के अलावा कहीं और है कॉर्नर के अलावा कहीं और है एटम्स, तो फिर वो किस में आ जाएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में आ जाएगा। अब नॉन प्रिमिटिव में भी 3 टाइप है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एज सेंटर्ड। देखिए, नाम से ही पता है कि फेस, एक ए फेस हुआ, एक ए हुआ, एक इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, यानी फेस। कॉर्नर पे तो होने ही चाहिए एटम्स, उसके अलावा फेस पे भी होनी चाहिए, यानी एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। यानी अगर कॉर्नर के अलावा फेस पे भी एटम्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसको बोलेंगे, कॉर्नर पे होंगे और एक बॉडी के सेंटर में होगा। जैसे बॉडी है, यहां पे होगा ओनली एक, ऐसा नहीं कि हर एक फेस पे नहीं होगा, ओनली बॉडी के सेंटर में होगा। एज सेंटर के केस में क्या होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे और हर साइड के एज पे होंगे, यहां, यहां। ठीक है,
जहां जहां साइड्स है ना उसके एज पे भी एक टर्म्स होंगी। आपको समझ आ गई होगी लगभग। अगर हम डिफिनेशन देना चाहें तो डिफिनेशन ये होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल का, हमने समझा दिया ऑलरेडी, ठीक है। जल्दी से डिफिनेशन आपको दे देते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, द यूनिट सेल in which constituent particles are present only on corners known as प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको हम बेसिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी यहां पे जो एटम्स होंगे वो कहां पे होंगे, वो ओनली कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है। हमने आपको समझा भी दिया अच्छे से, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में क्या होंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में द यूनिट सेल in which constituent particles are present at corners as well as at another place also, known as नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ओके। नाउ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हैव 3 टाइप्स, ठीक है। जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एक किसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड। द यूनिट सेल इन विच constituent particles are present on corners as well as on the face of cell known as face centered cubic unit cell, face centered cubic unit cell, ठीक है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि कौन से सेल में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, ठीक है। कौन से सेल में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं। तो अगर आपको समझ आ गया है कहाँ कहाँ है तो आप काउंट करके इजीली बता दोगे, ठीक है। इसमें कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा कहाँ पे होंगे, फेस पे होंगे, ठीक है। फेस पे होंगे और जितने फेस होंगे आप काउंट कर लेना, हर एक फेस पे एक कोई भी एक क्यूबॉइड लेना, एक क्यूब लेना और काउंट कर लेना। कॉर्नर पे होंगे और फेस पे भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसका क्या होगा, द यूनिट सेल in which constituent particles are present at corners, उसके अलावा कहां पे होंगे, and also at the center of body known as body centered cubic unit cell, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक
यूनिट सेल। अगर हम इसका फिगर ड्रा करना चाहें तो क्या होगा, ठीक है, कॉर्नर पे होंगे और उसके अलावा कहां पे होंगे, एक कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा एक बॉडी के सेंटर में होगा, यानी कॉर्नर पे होंगे, हर एक कॉर्नर पे, और एक बॉडी के सेंटर में होगा, ठीक है, यानी ऐसे है, हर एक कॉर्नर्स पे और एक बॉडी के सेंटर में। जो लास्ट वन है वो है हमारा एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या है, कॉर्नर पे तो होंगे, उसके अलावा हर एक एज के बीच में भी होगा, यानी एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड वन, ठीक है। ये हमारा कैसा होने वाला है, देखिए पहले फिगर से बताते हैं आपको। ये हमारा यूनिट सेल, ठीक है, इसके कॉर्नर पे तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा हर एक एज के मिड पॉइंट, ठीक है, इसमें समझा देते हैं हम, ठीक है। कॉर्नर पे रहेंगे और एक साइड हुआ तो इसके यहाँ पे, एक साइड यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक साइड यहाँ है, यहाँ बीच में एक साइड यहाँ है, यहाँ बीच में, ठीक है। तो एज सेंटर में क्या होंगे, द यूनिट सेल इन विच constituent particles present at corners as well as on the edge of side, ठीक है, known as body centered cubic unit cell, ठीक है। अब आप हमें बताओगे, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लैटिस पॉइंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, नॉन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये हमारा फिगर है। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन यही है कि हाउ मेनी लैटिस पॉइंट, ठीक है, द यूनिट सेल इन विच constituent particles present at corners as well as on the edge of side known as the body centered cubic unit cell। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी लैटिस पॉइंट इन द एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, और एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप काउंट करके बताओगे हमें नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में हमने समझा दिया कि कॉर्नर पे रहेंगे और फेस पे रहेंगे। टोटल आप काउंट करोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, बट उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बॉडी सेंटर में भी हमने बता दिया कि कॉर्नर पे रहेंगे और एक बॉडी के सेंटर में रहेगा। जो थर्ड वन है एज सेंटर, इसमें कॉर्नर पे तो रहेंगे और उसके एज पे भी रहेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो हमारा क्या था, आज इंट्रोडक्शन था, एज ए इंट्रोडक्शन। अब जो आने वाले हैं क्वेश्चन वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगे वहां से, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको आप अच्छे से देखिएगा। एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू मेक नोट्स बिकॉज आई एम अपलोडिंग द वीडियो एज अ डेली वाइज। और ये हम यहाँ पे जो आपके पूरी सिलेबस है एनसीईआरटी की पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स इन योर फ्यूचर एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।